ओके, रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. बराबर। So rate of reaction क्या होता है? Directly proportional to concentration of reactant, और उसके लिए हमने rate constant भी रखा है। So rate is equal to K into concentration of reactant. Okay, this is my rate law, concentration of reactant. This is rate law, and this K is called as a rate constant. K को हम क्या बोलते हैं? rate constant बोलते हैं। ठीक है। ओके, सो लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हमारी नई टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो राइट डाउन द हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके, बहुत ही सिंपल टर्म है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम देखेंगे कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल टर्म है, हेडिंग दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। दिस इज माय वन ऑफ द सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है ए एंड बी क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ ये इक्वेशन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं? पावर पे लिखते हैं। ठीक है। सो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू ए इंटू बी रेज टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो भी कोएफिशिएंट होगा ना, कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हम कहाँ पे लिखते हैं? पावर पे लिखते हैं। ठीक है। सो दिस a इंटू ए रेज टू ए बी रेज टू बी। ओके, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ पावर। जो पावर होता है ना उनका समेशन, मतलब अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होता है उनकी एडिशन वो हमारा क्या होगा? यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं हम। लिखो डेफिनेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the order of reaction is defined as it is the summation of power, summation of power in the rate law expression, summation of power in the rate law expression, rate law expression. Okay, order of reaction, it is the summation of power in the rate law expression. पावर की समेशन होगी किसमें? रेट लॉ के एक्सप्रेशन में। एक मैं एक सिंपल रिएक्शन आप लोगों को देता हूं। ठीक है, क्या है रिएक्शन? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक मैंने सिंपल रिएक्शन लिख दी। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ओके, तो अभी हमें इसका क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू, क्या होता है रेट? रेट इज इक्वल टू concentration of, rate is directly proportional to concentration of reactant, तो concentration of N2 into concentration of H2 क्या होगा? रेस टू 3 होगा, क्योंकि H2 का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। N2 के लिए कोएफिशिएंट होता है 1। अगर लिख दो नहीं लिख दो, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके,
सो H2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 3, तो यहाँ पे मैं पावर पे लिख दूंगा 3। ओके, तो अगर मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या होगा, सो राइट डाउन देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction order of reaction is equal to 1 plus 3 is equal to 4। मतलब इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, और एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं। ओके, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इसका अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे, रेट, पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना है। रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की तरफ देखना भी नहीं है आप लोगों को। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ओके, तो अभी एक ही रिएक्टेंट है और उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो राइट डाउन therefore order of reaction therefore order of reaction is equal to 1। it is called as a first order reaction। so बहुत सिंपल है, ऑर्डर मतलब समेशन ऑफ पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को, समेशन ऑफ पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो ऑर्डर इट मे बी जीरो, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, और ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ओके, ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर होल नंबर हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। सो राइट डाउन, नेक्स्ट लाइन पे सेंटेंस लिखो, ऑर्डर में बी, आप लिखो सेंटेंस, ऑर्डर में बी जीरो, जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शनल। ऑर्डर में बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा, हम ऑर्डर में देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मेरे बोर्ड के दो पार्ट्स कर देता हूं, क्योंकि एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, तो मेरा एक्सप्रेशन पूरे बोर्ड में बैठ जाए, तो इसलिए मैं बोर्ड के दो पार्ट्स करता हूँ। आधा डेरिवेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आधा डेरिवेशन में उस साइड पे लिखूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का पहले हमें डेफिनेशन देखना है, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखना है। ठीक है, सो राइट डाउन, डेफिनेशन क्या है, इट इज द रिएक्शन, राइट डाउन डेफिनेशन लिखो, इट इज the reaction, it is the reaction whose rate is first power of, whose rate is, whose rate is first power of, whose rate is first power of, first power of concentration of single reactant, concentration of, concentration of single reactant, concentration of single reactant। ओके, फिर से एक बार पढ़ता हूं, इट इज द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन होगी whose rate is first power of concentration of single reactant, मतलब एक ही रिएक्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई रिएक्शन है, A is converted into the Z, ऐसे एक मेरे पास रिएक्शन है, तो उसका रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, बराबर। तो एक ही मेरे पास रिएक्टेंट है। ओके, तो एक ही रिएक्टेंट है, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। सो इट इज द रिएक्शन हुज रेट इज फर्स्ट पावर ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट ही होगा। अगर मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट होगा, दो रिएक्टेंट होंगे, तो 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पे हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट लाइन पे, हेंस the order of reaction is, the order of reaction
the order of reaction is first order. First order. The order of reaction is first order. एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं आप लोगों को. ओके, जैसे कि हमने PCl5 का एग्जांपल लिखा था वही लिखते हैं. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. तो यहाँ पे क्या होगा, R rate is equal to K into concentration of PCl5. ओके, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है और उसका भी कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 होगा. तो यहाँ पे इस रिएक्शन की जो ऑर्डर आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी. सो राइट डाउन, हेंस दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये हमारी कैसी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, ये लिखो, डेफिनेशन वगैरह लिखो, फिर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखता हूं. लिखे हुआ फरहान? ओके, ठीक है. चलो आगे हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो वही सेम कर दो मैं. हेडिंग दो आप लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, तो राइट डाउन, कंसीडर ए रिएक्शन. कंसीडर ए रिएक्शन. अभी आप लोगों को पता है कि अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन लिखना है तो रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए. ओके, तो राइट डाउन द रिएक्शन. कंसीडर ए रिएक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट. अब लिखो, ये डेरिवेशन है तो आप लोगों को साथ साथ में लिखना होगा. ओके, सो ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है. तो अभी मैं ना, देखो हमने रेट के लिए दो टर्म्स देखे थे. एक होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और दूसरा हमने अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ. ओके, तो आप लोगों को टॉपिक का पहला पार्ट याद है क्या? देखो, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ओके, और दूसरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या था, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. तो दोनों के लिए हम रेट लिखेंगे, ठीक है. सो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या मिलता है हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेट इज इक्वल टू ए के लिए माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt. याद है ना, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट के लिए होगा इसलिए हम उसको कौन सा साइन देंगे, माइनस साइन देंगे. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ओके, अभी हम रेट लॉ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन. सो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मुझे क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. बराबर, ये हमने अभी अभी देखा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ मुझे मिलता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे मिलता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt. ओके, तो अभी यहाँ पे देख लो, आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है. लेफ्ट साइड पे रेट है तो राइट साइड भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा. सो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन 1. यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दो ताकि आपको सिंपल लगे. ओके, सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये बता सकते हैं कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt is equal to K into concentration of A. बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें, नहीं.
सिर्फ हमने क्या किया, इक्वेशन 1 2 में लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या कर देता हूं, ये हमारा स्मॉल चेंज के लिए होगा। जो डेरिवेटिव होता है, ये मैंने बताया आप लोगों को, डेरिवेटिव होता है मतलब किसके लिए होता है, दिस इज फॉर स्मॉल चेंज। ओके, अगर हमें पूरा चेंज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट। सो राइट डाउन इंटीग्रेटिंग 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 विद इन लिमिट्स, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे। दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड। लिमिट क्या होगा, देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं लिख देता हूं A0। तो जब मेरा टाइम होगा T0, मतलब रिएक्शन को अभी शुरुआत नहीं होगी, तो टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, A0। कॉन्सेंट्रेशन को हम लेंगे A0। रिएक्शन धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी, तो टाइम होगा T इज इक्वल टू टी, T इज इक्वल टू टी, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, AT। समझ में आ रहा है, यस। इनिशियल कंडीशन पे टाइम 0 होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी 0 होगा। ठीक है, और फाइनल कंडीशन पे मतलब टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, AT लिखूंगा। ठीक है, तो अभी ये जो लिमिट है मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ना इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन एक साइड पे लिख देता हूँ और dt को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो इक्वेशन 3 लिखो इसको, इक्वेशन 3, rearranging equation 3, so write down rearranging rearranging equation 3। कंसंट्रेशन के टर्म्स हम एक साइड पे लेंगे, तो मुझे मिल जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, बराबर। सो क्या मिलेगा, के इंटू डी टी। ओके, अभी मैं इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब भी आप लोगे ना तो क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन का इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे और टाइम को टाइम का इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। सो दिस इज माय कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, दिस इज माय कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को और माइनस साइन को भी इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव पहले देख लो क्या होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन ए, बराबर। ओके, कहां से कहां इंटीग्रेशन हुआ है, A0 टू AT। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन लोअर क्या होता है, A0, दिस इज माय इनिशियल कंसंट्रेशन और दिस इज माय फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम A0 टू AT, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो लिमिट है ना, शुरुआत हुई है इनिशियल से, कहां तक जा रहा है, 80 तक, तो ये मेरा इंटीग्रेशन होगा। ये मैंने कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई किया। ओके, माइनस साइन को इधर ले लिया मैंने, माइनस के dt मतलब चेंज इन टाइम, बराबर। तो टाइम के लिए मैं टाइम का लिमिट लगाऊंगा, तो क्या होगा यहाँ पे, dt, और टाइम क्या होगा, टाइम कहां से शुरुआत होती है, फ्रॉम 0 टू tt इज इक्वल टू टी। ये अच्छे से समझ लो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन को जो ये जो है कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन का हमने लिमिट लगाया है और टाइम को हमने टाइम का लिमिट लगाया है, बराबर। के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अभी जब आप ये सॉल्व करोगे इसका आंसर आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको एक सिंपल फॉर्मूला है। ओके, सो इंटीग्रेशन विद इन लिमिट, तो मुझे मिल जाएगा log log to the exponential, okay, upper limit concentration of AT minus log exponential lower limit concentration of A0 is equal to minus K
इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बराबर। सो दिस इज अ मैथ्स। अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है तो आप ये डायरेक्टली याद में रखो कि dt का t होता है, क्योंकि dt मतलब डेरिवेशन और डेरिवेशन को इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस के टी, बस। ओके, सो dt का t मिल गया, इंटीग्रेशन का हमें dt का t मिल गया, बस। ये आपको याद रखना होगा जिन लोगों का मैथ्स नहीं है, और जिन लोगों का मैथ्स है उनको ये तो समझ में आएगा उनके 12th के इंटीग्रेशन चैप्टर में। ओके, तो आप लोगों को सिर्फ यही है और बाकी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, log टू द एक्सपोनेंशियल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, माइनस के है यहाँ पे, dt का t लिखना है, बस। ओके, चलो हम उसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे माइनस के टी इज इक्वल टू, देखो अभी लॉग जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी अपॉन, जब इनका सब्सट्रैक्शन होता है तो लॉग कॉमन निकाला तो क्या होता है, डिवीजन। देखो आप लोगों को पता है, हम उल्टा कर, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, तो सपोज m इंटू n होता है, ओके, तो क्या कर देते हो आप लोग, log ऑफ m, यस ऐसा होता है, log ऑफ m इंटू n, तो क्या कर देते हो आप लोग, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे log ऑफ, देखो अभी डिवाइडेशन करता हूं मैं, log ऑफ m अपॉन n, तो क्या कर देते हो आप लोग, log ऑफ m माइनस n, तो मैं उल्टा कर रहा हूं यहाँ पे, log ऑफ m माइनस n, तो क्या होगा, कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, log ऑफ m अपॉन n। तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, ठीक है। ओके, अभी अच्छे से समझ लो, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करने जा रहा हूँ। ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए, ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए, तो ये इनवर्स कर दूंगा। ओके, सिंपल मैथ्स है, मतलब इसका इनवर्स करेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा, मतलब -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंपली, तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा इक्वेशन आएगा kt इज इक्वल टू लॉग टू द एक्सपोनेंशियल, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो डिनोमिनेटर पे था वो न्यूमरेटर पे चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, बस, बहुत सिंपल है। ओके, ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1 से सिंपली, ये मैंने डायरेक्ट टर्म लिखा है, आप उसका डिटेल में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो गया प्लस, तो यहाँ पे केटी आ गया, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप लोग, इनवर्स करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर पे था वो न्यूमरेटर पे आ जाएगा, न्यूमरेटर पे था वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये इक्वेशन मिला, kt is equal to log to the exponential concentration of A0 upon concentration of AT। अभी जो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो होता है log to the base 10 में, और ये है log एक्सपोनेंशियल, और जब हमें log टू एक एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन log टू द बेस 10 में करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी देखा था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, log टू द एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 2.303 इंटू log टू द बेस 10, बस। अभी मैं क्या करूंगा, देखो ये इधर पुट आउट कर देता हूं, kt इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10 concentration of A0 अपॉन concentration of AT। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किया, log to the base 10 में क्यों किया, एक्सपोनेंशियल में रहेगा तो चलेगा ना। log to the base 10 जो हम log कैलकुलेशन करते हैं आपके log टेबल में, वो log हमेशा log to the base 10 में होता है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। अगर कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही है, ठीक है। अभी मैं k के लिए डिराइव कर देता हूं, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा
K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 concentration of A0 upon concentration of AT. This is my expression for integrated rate law of first order reaction. ये है मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अच्छे से समझ लो, मैं एक बार और समझाता हूं आप लोगों को, पूरा समझ लो, फिर बाद में जो बचा है वो लिखो. ठीक है, क्या हुआ है, हमने एक रिएक्शन लिया है, बराबर. दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, इन दोनों में इक्वेशन 1 2 में हमने कॉम्बिनेशन किया, हमें ये इक्वेशन मिल गया. इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, सिंपल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म मैंने एक जगह पे ले लिया और dt को इधर शिफ्ट कर दिया. अभी इंटीग्रेशन अप्लाई किया विद इन लिमिट, लिमिट मेरा a0 से 80, टाइम भी t0 से tt. ठीक है, ये आपने सॉल्व किया तो log टू द बेस 10 अपर लिमिट, log टू द एक्सपोनेंशियल अपर लिमिट माइनस log टू द एक्सपोनेंशियल लोअर लिमिट एंड माइनस k टू t. बहुत ही सिंपल. आप एक बार बिना देखे लिख लो ना तो आपको अपने आप से सेकेंड टाइम आ जाएगा. सिर्फ मैथ्स जैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, बस, बाकी कुछ नहीं है. तो माइनस के टी इधर लिया मैंने, लॉग कॉमन निकाला तो ए टी अपॉन ए जीरो हुआ. अभी मुझे इसका कन्वर्जन देखो, ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इनवर्स कर दिया. और भी क्या करेंगे, लॉग टू द एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन लॉग टू द बेस 10 में करेंगे. तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो लॉग टू द बेस 10, तो मुझे ये मिल गया. टी को शिफ्ट किया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला. सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए. ओके, सो राइट डाउन दिस, जो बचा हुआ है वो लिखो. हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गया, k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 concentration of A0 upon concentration of AT. ठीक है, इसका यूनिट क्या आएगा हम देखेंगे. यूनिट होगा, देखो अभी हर एक टर्म का यूनिट होगा. 2.303 कांस्टेंट है, जो टाइम है वो डिनोमिनेटर पे है, तो टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा और डिनोमिनेटर पे होगा, इसलिए ऊपर लेंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो पर सेकेंड. ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब. ओके, इसका यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब. और ये भी डिनोमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेशन है, इसका यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब. तो इसका यूनिट और इसका यूनिट गेट्स कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे फाइनली मुझे मिल जाएगा द यूनिट इज पर सेकेंड. तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है, क्या होता है, पर सेकेंड होता है. फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है पर सेकेंड. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, यस और नो. ओके, चलो हम आगे देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ टाइम लिख सकते हो, और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, और इसीलिए इसका हमें क्या याद होना चाहिए, एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. तो वही एक्सप्रेशन हम डिराइव कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल है. पहले डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू, राइट डाउन द डेफिनेशन. इट इज a time required to half of initial concentration, half of initial concentration it is the time required to half of initial concentration. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टाइम हाफ होने की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा. मतलब आप कंसीडर कर लो कि सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस था, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो 10 ग्राम था.
ओके, आप कंसिडर कर लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम का 5 ग्राम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 ग्राम का 5 ग्राम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो क्या होगा हमारा हाफ लाइफ टाइम। ओके, सो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके, सो हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देखो हम एक्सप्रेशन क्या करेंगे, कंसीडर, सपोज ऐसे लिखो, सपोज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, ये हमारा होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो राइट डाउन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A0 is my initial concentration। ओके, तो हाफ लाइफ क्या होगा, A0/2, A0/2 बराबर A0/2, देखो हाफ मतलब A0/2 होगा, तो यही मेरा क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये समझ लो, ये बात अच्छे से समझ लो क्या बताया है मैंने यहाँ पे। हाफ लाइफ मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ, ठीक है, तो वही हमारा फाइनल होगा ना, इसीलिए इस रिएक्शन के लिए वही हमारा हमारा फाइनल होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, A0/2 मिलेगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, तो वी हैव फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन क्या है हमारा, K इज इक्वल टू 2.303 upon T log to the base 10 concentration of A0 upon concentration of AT। ठीक है, अभी जो टाइम होता है, तो होल रिएक्शन के लिए हम टाइम लेते हैं T। ओके, तो हाफ लाइफ के लिए क्या लेंगे, T हाफ, हाफ लाइफ के लिए टाइम भी क्या होगा, T हाफ, तो हम हाफ लाइफ के लिए टाइम लेंगे T हाफ। ठीक है, ओके, अभी देखो हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 2.303, T की जगह पे क्या आएगा, T हाफ, हाफ लाइफ के लिए T हाफ आएगा, तो T हाफ log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, लेकिन AT क्या है मेरा, A0/2 है। ठीक है, सो AT है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2 बराबर। ठीक है, तो A0 गेट्स कैंसल, तो ये 2 हमारा जो डिनोमिनेटर पे था वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर पे। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इक्वेशन क्या मिल जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ, अपॉन T हाफ log टू द बेस 10 2 मिल जाएगा बराबर, क्योंकि ये 2 ऊपर गया। log 2 क्या होता है, log 2 होता है 0.3010। ठीक है, आप देख लो लॉग टेबल में। ठीक है, सो 2.303 अपॉन टी हाफ, इसका होता है 0.3010। यस, T/2 टी हाफ ले लेना। ओके, सो टी जो होगा हमारा टी हाफ होगा। ठीक है, ओके, सो 0.2 होगा हमारा 3010, सो 2.303 इंटू 0.3010 क्या होगा, 0.693, आप मल्टीप्लाई करके देखो लॉग कैलकुलेटर में। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ है, ये सिंबल है, दिस इज सिंबल, नॉट दी हाफ, नहीं ये हाफ ऊपर लेके नहीं जा सकते। ओके, सो दिस इज अ सिंबॉलिक टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, जैसे टोटल टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं, वैसे हाफ लाइफ के लिए टी हाफ यूज करेंगे, इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। अगर आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, कितना इजी है। ओके, हाँ 0.693 अपॉन के, मतलब अगर आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन दी जाए और उसका हाफ टाइम आपको पूछा जाए,
तो आपको पहले k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 0.693 अपॉन k करोगे तो आपको उस रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है क्या, A0 वगैरह है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो सेंटेंस मेरा यह है, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं है। तो राइट डाउन द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, पूरा लिखो अभी, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन is independent on concentration. This term is unitless because ये दोनों कांस्टेंट है, ओके, तो यूनिट नहीं होगा, टी हाफ के लिए यूनिट नहीं होगा, ठीक है। पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा, ओ सॉरी, सेकेंड ऊपर जाएगा तो टी मिल जाएगा, लिख रहे हो ना।